तकनीक पाने के लिए सिस्टम शिवांश को बताता है कि उसे 100 करोड़ पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर शिवांश एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसका चेहरा भी काला पड़ जाता है। उसे लग रहा था कि सिस्टम शायद उसे बेवकूफ बना रहा है। वहीं दूसरी ओर सिस्टम समझ जाता है कि शिवांश के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो उसको समझाते हुए बोलता है, किसी के भविष्य के बारे में पता लगाना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन अगर तुम एक शक्तिशाली आदमी बनना चाहते हो तो किसी के भविष्य को वक्त से पहले जानना एक अच्छी चीज नहीं होती है। अपने भविष्य का अनुमान एक इंसान अपने बल और कामयाबी के दम पर ही लगा सकता है। अगर तुम 100 करोड़ पॉइंट्स इस पर खर्च करोगे तो तुम मार्शल एक्सट्रीम के स्तर पर ही रुक कर रह जाओगे। क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है? शिवांश बिना ज्यादा सोचे समझे अपना सिर हिलाने लगता है। मार्शल एक्सट्रीम यानी कि मार्शल चरम शिवांश की महत्वाकांक्षाओं की सीमा थी। उसे जो चाहिए था वो उससे भी ऊपर था। सिस्टम ने उसे जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। एक ऊंचे स्तर का एक्सपर्ट बनने के लिए कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन पर ही निर्भर रह सकता है। तभी शिवांश के बालों में छिपा हुआ इंद्रजीत अचानक से बोल पड़ता है, जब मैं अपनी साधना की ऊंचाइयों पर था तब मेरा भी ऐसे अजीब लोगों से बहुत पाला पड़ा था। ऐसे अजीब लोगों का सच में एक संप्रदाय है, लेकिन जिस तरीके के संप्रदाय की ये आदमी बात कर रहा है वैसा तो कोई भी संप्रदाय नहीं है। लगता है इस लड़के ने प्राचीन किताबों के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए यहां आकर तुम्हारे सामने कुछ भी बकवास कर रहा है। जब शिवांश इंद्रजीत की टिप्पणी सुनता है तो फौरन ही उसकी इस संप्रदाय के अंदर से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। अर्नव अपने संप्रदाय के बारे में आगे और बताने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, अपना मुंह बंद करो। शिवांश और महेश एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि काली पोशाक में और काफी सारे आदमी बाजार के गेट से चले आ रहे हैं। उस दल का लीडर काफी बूढ़ा था। उसकी दाढ़ी और बाल दोनों ही सफेद हो गए थे। सिस्टम उसका नाम तो नहीं पता कर पा रहा था, लेकिन सिस्टम ने उनका स्तर पता करके शिवांश को बताया था और उसका स्तर महेश के स्तर जितना ही था। कोचीन शहर में सच में काफी अजीबोगरीब हरकतें होने लगी थी। ऐसा बहुत सालों के बाद हुआ था जब इस शहर में महेश जितना ताकतवर शख्स आया था, और अब आज ये एक दिन भी आ गया जब उसके जैसे कई लोग वहां पर आ गए। माहौल इस वक्त काफी रोचक लग रहा था। उस बूढ़े लीडर के पीछे 5-6 कम उम्र के लड़के थे। उन सभी की उम्र लगभग उसी आदमी के बराबर होगी जिसको इस वक्त महेश ने पकड़ के रखा था। वो मजबूरी और लाचारी से अर्नव की तरफ देखते हैं। उनमें से एक अर्नव के ऊपर खिल्ली उड़ाकर हंसने भी लगता है। उसी पल शिवांश महेश से बोलता है, उस बूढ़े शख्स की ताकत बिल्कुल तुम्हारे बराबर है, वो भी एक मार्शल पूर्वज के स्तर का योद्धा है। यह सुनकर महेश एकदम हैरान रह जाता है। वो शिवांश से कोई सवाल नहीं करता है, बल्कि वो अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा से उस बूढ़े की जांच करने लगता है। कुछ लम्हों के बाद उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है और वो शिवांश की तरफ देखकर बोलता है, शिवांश भाई, ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं तो इसके बारे में पता नहीं लगा पा रहा। शिवांश मुस्कुराकर महेश से बोलता है, ये मुझे मेरे गुरु ने ही सिखाया था और किसी और को बताने से मना किया था। महेश इसके आगे शिवांश से और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी शिवांश और महेश की तरफ देखकर उनके ऊपर चिल्ला पड़ता है, तुम दोनों मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुमने मेरे शिष्य को क्यों कब्जे में लिया है और उसको इतनी बेरहमी से मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपने से कमजोर के साथ बदसलूकी कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें सच में ही लड़ना है तो मेरा सामना करके दिखाओ। वो बूढ़ा आदमी शिवांश और महेश को गुरु और शिष्य की जोड़ी समझ रहा था। शिवांश ने अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा को दबा कर रखा हुआ था, लेकिन महेश अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे अपने शरीर से रिहा कर रहा था। इसलिए जब वो बूढ़ा आदमी महेश की ऊर्जा को महसूस करता है तो वो समझ जाता है कि महेश का स्तर भी उसके बराबर ही है। वो बूढ़ा आदमी महेश से आगे बोलता है, आखिर मेरे शिष्य ने ऐसा क्या किया जो तुमने उसके साथ इतनी बदसलूकी की, उसके साथ इतने बेरहमों की तरह पेश आए? जब वो बूढ़ा आदमी ये बोलता है तो उसके कुछ शिष्य महेश को देखकर अपने चेहरे के हाव भाव एकदम बदल देते हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कितना साधारण सा दिखने वाला आदमी भी एक मार्शल पूर्वज योद्धा हो सकता है। महेश का स्तर उनके गुरु के स्तर के ही बराबर था। इस बात को सोच सोच के वो हैरान हो रहे थे और आपस में खुसुर पुसुर भी कर रहे थे।
बाजार में इस वक्त काफी कम लोग थे, इसलिए महेश को उनकी खुसुर पुसुर की आवाज सुनाई दे जाती है और उनकी तरफ उसको देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाता है। उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आ जाती है और वो अर्नव को जमीन की ओर फेंक देता है। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को पूरे वाकयात के बारे में बताता है। जब वो बूढ़ा आदमी और उसके शिष्य महेश की बात को सुनते हैं तो उन सब के चेहरे भद्दे हो जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि अर्नव इतनी तुच्छ हरकत करेगा। जब शिवांश उन सभी लोगों की इस प्रतिक्रिया को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये लोग बुरे लोग नहीं थे, उन्हें इंसाफ करना आता था, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि जैसे ये लोग अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी मुड़कर महेश की तरफ देखता है और उसे बोलता है, नौजवान, मेरी बात सुनो। तुमने तो पहले ही इसे सबक सिखा दिया है। शुक्र है कि उस बेचारे किसान को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन तुमने इसे ऐसे ही कैसे छोड़ दिया? इसको तो अभी सबक मैं भी सिखाऊंगा। महेश ये देखकर बहुत खुश होता है कि यह बूढ़ा आदमी कितना ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि यह फैसला आखिर किसका था। इसलिए वो मुड़कर शिवांश की तरफ देखने लगता है। शिवांश एक लम्हे के लिए सोच में पड़ जाता है। भले ही अर्नव ने जान से मार डालने वाली हरकत करी थी, लेकिन वो था तो किसी दूसरे संप्रदाय का शिष्य ही, इसलिए उसको सीधे मार देना ठीक नहीं रहता। इसलिए वो महेश को इशारा देते हुए अर्नव को जाने के लिए कहता है। महेश अपने कंधे उचका देता है। उसे भी इस मामले में और ज्यादा अपनी नाक घुसाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन जब वो बूढ़ा गुरु और उसके शिष्यों की टोली ये होते हुए देखते हैं तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं। आखिर एक मार्शल पूर्वज योद्धा अपने बगल में खड़े हुए एक कम उम्र के लड़के से सलाह कैसे कर सकता है? आखिर ये लड़का कहां से आया था? इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? शायद उस बूढ़े आदमी ने गलत अंदाजा लगाया था। ये दोनों शिष्य और गुरु बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि इस वक्त वो सभी काफी उलझन में थे, लेकिन वो इस सब के बारे में सीधे सीधे नहीं पूछ सकते थे। इसलिए वो लोग चुपचाप खड़े हुए पूरे दृश्य को देखते हैं। महेश अर्नव को जमीन पर से उठाकर बूढ़े गुरु के पास धक्का दे देता है। जब अर्नव अपनी नजरें उठाकर सब की ओर देखता है तो पाता है कि सब उसको कितनी नफरत भरी निगाहों से घूर रहे थे। वो अपने लोगों के बीच में चला जाता है और फौरन रुक जाता है। जब बूढ़ा गुरु ये देखता है तो वो नाराजगी से अर्नव से बोलता है, तुम करना क्या चाहते हो? शुक्र मनाओ कि यहां पर किसी ने तुम्हारी जान नहीं ली। जब हम वापस लौटेंगे तो मैं मालिक को बताऊंगा कि तुमने क्या किया है। यह सुनकर अर्नव बेचैन हो उठता है और बूढ़े आदमी से भारी आवाज में बोलता है, गुरुजी, क्या आपको पता है कि इस लड़के ने मेरे साथ क्या किया है? इसने मेरी पूरी साधना को नष्ट कर दिया। क्या आप इसको इतनी आसानी से जाने देंगे? यह सुनकर उस बूढ़े गुरु का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि उसकी साधना 2 स्तर नीचे गिर गई है। वो बूढ़ा महेश को तिरछी निगाहों से देखने लगता है। तभी शिवांश बोल पड़ता है, ये सब मैंने किया है। मैंने उसको मारा नहीं, क्योंकि मैं उसको एक और मौका देना चाहता था। अब वो बूढ़ा आदमी एक टक शिवांश को घूर रहा था और उसकी आभा से उसके बारे में कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि शिवांश का पूरा शरीर एकदम सख्त पड़ा हुआ था। उसकी आभा में से उसकी ऊर्जा का हल्का सा भी अंश नहीं मिल रहा था। तभी सत्यम उस बूढ़े आदमी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। उस बूढ़े आदमी को हल्का हल्का याद आता है कि उसने सत्यम को किसी प्राचीन किताब में देखा था, लेकिन उसे बारीकी से याद नहीं आ रहा था कि ये शूकर असलियत में है कौन। लेकिन वो एक बात को लेकर बिल्कुल पक्का था कि वो है तो एक राक्षसी जानवर ही। तभी उस बूढ़े आदमी को एहसास होता है कि जो लड़का अपने साथ एक राक्षसी जानवर को पालतू जानवर के तौर पर रखे और एक मार्शल पूर्वज को अपने साथी के तौर पर, तो हो ना हो उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा खतरनाक है। यह सोचकर उस बूढ़े आदमी के दिमाग में उथल पुथल मचने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये लड़का असलियत में है कौन, वो कहां से आया है और इस शहर में क्या कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो इस मामले में और ज्यादा नहीं घुसेगा, क्योंकि उसके पास सीमित शक्तियां ही थीं और वो इस शहर में किसी अनजान इंसान को अपना दुश्मन बनाकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। अगर वो कुछ ऐसा कर बैठता तो संप्रदाय के मालिक उसे नहीं छोड़ते, और भले ही वो इतना बूढ़ा हो गया हो, लेकिन उसको अपनी जिंदगी अभी भी बहुत प्यारी है।
इसलिए वो बस एक सड़ा सा मुंह बना लेता है और अर्नव से बोलता है, चलो यहां से चलते हैं, मुखिया हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब अर्नव ये सुनता है तो वो गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाता है। उसे लगा था कि शायद उसका गुरु उसकी मदद करेगा, लेकिन अब तो वो मुड़कर वहां से अपनी पीठ दिखाकर जाने की बात कर रहे थे। अचानक से अर्नव अपनी जेब में से एक गोली निकालता है और उसको फटाफट अपने मुंह में डाल लेता है। वो अंदर ही अंदर अपनी किस्मत को कोसता है और फिर चिल्लाकर अपने गुरु से बोलता है, ये क्या कर रहे हैं आप, वापस आइए। एक ही झटके में शिवांश को महसूस होता है कि जैसे अर्नव की जीवन शक्ति ऊर्जा का स्तर बढ़ गया हो। वो मार्शल मास्टर के अब 9वें स्तर पर पहुंच गया था, या शायद ऐसा भी हो सकता था कि इस गोली को खाने के बाद उसकी युद्ध कला मार्शल आर्ट्स के ऊंचे स्तर में भी पहुंच जाए। शिवांश को आभास होने लगता है कि अब एक बहुत बड़ी लड़ाई होने को है। बूढ़ा आदमी शिवांश की ओर देखता है और उसको शिवांश की आंखों में काली रोशनी धधकती हुई नजर आती है। वो ये देखकर एकदम सावधान हो जाता है और डरने लगता है। वो समझने लगता है कि भले ही अर्नव ने वो जादुई गोली खाई हो, लेकिन तब भी उसकी शक्तियां शिवांश की शक्तियों की बराबरी नहीं कर पाएंगी। इसलिए वो फौरन आगे बढ़कर अर्नव के सामने अवरोधन बनने की कोशिश करता है। महेश उसकी मंशा को समझ जाता है, इसलिए वो फौरन हवा की तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बेहतर होगा अगर हम इन दोनों को इस वक्त डिस्टर्ब ना करें। यह सुनकर वो बूढ़ा आदमी बेचैन होने लगता है। उसे अर्नव की जान की चिंता हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं वो इस लड़ाई में अपनी जान से हाथ न धो बैठे। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे लग रहा था कि अर्नव इसमें हारने वाला है। आखिर क्या होगा इस लड़ाई का नतीजा? क्या अर्नव शिवांश को टक्कर दे पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।